आईएसआई ने जो आपकी कॉलें रिकॉर्ड करनी उसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में रिट हो गई है, लेकिन ये अच्छी खबर नहीं है, बुरी खबर है। आप कहेंगे इसमें बुरी खबर क्या है, तो अच्छी खबर है। मैं आपको इसकी तफसील बताता हूं कि क्यों ये बुरी खबर है। सबसे पहले बैकग्राउंड के परसों हुकूमत पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन किया कि अब पूरे पाकिस्तान में तमाम लोगों की हर तरह की कॉल्स, जो इवन आप अपनी बेगम से बात करते हैं या कोई अपने किसी चाहने वाले से बात करता है, कोई प्राइवेट बात है या कोई निजी बात है, वो तमाम बातें अब पाकिस्तान की आईएसआई के ग्रेड 18 से ऊपर, ग्रेड 18 के बल्कि एक ऑफिसर जो है वो उसकी इजाजत दे सकेंगे और किसी की भी फोन कॉल जो है वो रिकॉर्ड हो सकेगी। दूसरे लफ्जों में अब सब पढ़े जाएंगे, मतलब कि सबकी कॉलें रिकॉर्ड होंगी, सबके टोटे चलेंगे और फिर सबकी कॉलों के टोटे मीन अपनी मर्जी की जगहों के हिस्से जो हैं, जो बातचीत आपकी पूरी होगी उसमें मर्जी के टोटे जोड़कर आपकी बात का मर्जी का मतलब बनाकर पब्लिक में भी नशर किया जाएगा और अदालतों में भी जमा करवाया जाएगा अगर जरूरत पड़ेगी और आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ये तो सूरत हाल है जो हुकूमत ने नोटिफिकेशन किया, जिसके ऊपर पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी उसकी मजम्मत किया कि ये दुरुस्त नहीं है। ओवरऑल भी पाकिस्तान के मीडिया में भी अगर आप देखें तो वहां खुलेआम बात तो नहीं हो रही, लेकिन निजी महफिलों से लेकर मीडिया के लोग जब जाती तौर पर एक दूसरे से बात करते हैं तो इसके ऊपर बहुत गहरी तशवीश तमाम के तमाम लोग शो कर रहे हैं। लेकिन आज डेवलपमेंट ये हुई है कि लाहौर हाई कोर्ट में एडवोकेट नदीम सरवर ने मशकूर नामी एक शख्स की तरफ से एक पिटीशन दायर कर दी, एक पिटीशन डाल दी है कि आईएसआई ने ये जो कॉलें रिकॉर्ड करनी है और हुकूमत ने जो 18 ग्रेड के आईएसआई के ऑफिसर को ये जो हक दिया है ये गलत दिया है और इसको कैंसिल किया जाए। अब देखने में तो ये बहुत ही अच्छी खबर आपको लगती होगी कि ये बुनियादी हकूक के साथ तसादम है, आपकी प्राइवेसी में इंटरवेंशन है या इंटरफेरेंस है, तो इसलिए इस बात को वाकई कैंसिल होना चाहिए। लेकिन ये अच्छी खबर इसलिए नहीं है कि जब हम एडवोकेट नदीम सरवर साहब का पूरा प्रोफाइल गौर से देखते हैं तो डोगर साहब होते थे, एक डोगर साहब नून लीग के बहुत ही करीबी वो वकील थे, हर चीज़ में नून लीग को रिप्रेजेंट करते थे। नून लीग का ही चैम्बर उनको समझ लीजिए, वो वफात पा चुके हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। उन्हीं के चैम्बर से नदीम सरवर एडवोकेट हैं जिन्होंने आज मशहूर, जो पहले से ही मशहूर हैं, आप सोचें जो हमारे भाई पहले से ही मशहूर हैं, उन्होंने ऐसी पिटीशन क्यों डाली है। और जब उस पिटीशन को हम गौर से देखते हैं, मैं वकील तो नहीं हूं लेकिन उस पिटीशन को गौर से देखता हूं तो मुझे ये नजर आता है कि उसमें बहुत सारे नकाइस हैं। मसलन लॉ मिनिस्ट्री को उसके अंदर फरीक नहीं बनाया गया, जो पिटीशन कर रहा है उसने अपने कोई कवायफ नहीं दिए हुए। ये चंद बुनियादी चीजें हैं और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ टाइम की कमी की वजह से आपको क्विकली बता रहा हूं कि ये पिटीशन जो है ये मेरी नजर में नाकस पिटीशन है और मेरी नजर में तजिया दे रहा हूं मैं अपना, मेरी नजर में ये नदीम सरवर साहब से करवाई गई है पिटीशन। और करवाई किसने है? जिन्होंने फोन रिकॉर्ड करना है उन्होंने करवाई है। अब आप सोचेंगे वो क्यों करवाएंगे, ये एक तरीका वारदात है जनाबे वाला। जब इनको पता है कि काम गलत किया वो अदालत में जाएगा। आप सोचिए यही केस जो है वो अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के सामने चला गया या चलें जस्टिस आमिर फारूक के सामने भी चला गया, अगर उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया तो जब अपील फाइल होगी तो फिर तो अकेले जस्टिस आमिर फारूक नहीं सुन सकेंगे, फिर तो साथ किसी ना किसी को बैठना पड़ेगा, जो भी बैठेगा वो इसे उड़ा देगा। तो इसलिए क्यों ना अपने जाती बंदे से पहले ही पिटीशन करवा लो। तो ये अपने जाती बंदे से पिटीशन करवाई गई, आप देखेंगे ये लग भी जाएगी और लगेगी तो फिर इसको सेटिसाइड भी कर दिया जाएगा और मामला जो है वो रिकॉर्डिंग की किल्ली जो है वो अगले दबा के रखेंगे और आपकी तमाम बातें जो है वो सुनेंगे। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि ये पिटीशन कैसे हो व्हील्स विद इन व्हील्स जो है वो काम करते हैं और पिटीशन कैसे करवाई जाती हैं। और ज़हन में रखिएगा कि जब भी कोई वकील, कुछ वकील कंपनी की मशहूरी के लिए, अपनी मशहूरी के लिए 24-48 घंटों के अंदर ही पिटीशन डाल देते हैं। ऐसे वकील अमूमी तौर पर नालायक होते हैं, ये मैं माजरत के साथ अपना तजिया दे रहा हूं। उनकी पिटीशंस जो हैं वो हैफाजत में की हुई थी, उनके अंदर कोई पूरी कानूनी निकात शामिल नहीं होते, कोई मेहनत नहीं शामिल होती। उनका सिर्फ और सिर्फ या तो वो ड्रिवन होते हैं एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, मीन या हुकूमत की तरफ से, जो भी ऐसी पिटीशन करवाना चाहता है उस टाइम, जिसके भी अपने इंटरेस्ट होते हैं उस पिटीशन को खारिज करवाने में, या वो उनके कहने पर करते हैं या वो अपनी मशहूरी के लिए करते हैं कि सिर्फ कैमरे के सामने खड़े होकर 2 लाइनें बोल दें, लोगों को पता चल जाए फलां ने पिटीशन कर दी है। जो वाकई सीरियस लॉयर होगा, जो वाकई फिक्री तौर पर, नजरियाती तौर पर, इंटेलेक्चुअली समझता होगा ये चीज गलत है, तो वो बहुत तैयारी के साथ कोई 8-10 दिन लेके बहुत तैयारी के साथ मगजमारी करके पूरी दुनिया के कवानीन को देख के, हिंदुस्तान में क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है, दूसरी जगहों पर क्या होता है, जजमेंट्स क्या हैं, दूसरे मुल्क की अदालतों की जजमेंट्स क्या हैं, मॉडर्न लॉज क्या हैं, इसके तकाजे कैसे पूरे होते हैं, वो तमाम चीजें पिटीशन में डालेंगे और फिर जाके पिटीशन करेंगे, जो 1 हफ्ते से कम वक्त में होना यूजुअली इंपॉसिबल होता है। तो इसलिए आइंदा भी जब क्विक पिटीशन हो तो आपने समझ जाना है कि ये तरीका वारदात है क्या। तो ये मशकूर हुसैन जो इतने मशकूर हैं ये और ज्यादा मशकूर होना चाह रहे हैं, तो आप भी अब उनकी तारीफ करके उनको मशहूर होने का मौका अदा कीजिए। अच्छा जी, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आपको देनी है कि ये हुकूमत चली थी फायरवॉल के थ्रू हमारा यूट्यूब चैनल बंद करवाने, लेकिन अब मजबूर हो गई है हमारे ही चैनल पर ये अपने झूठे इश्तिहार दे रही है। जी हाँ, आप हैरान होंगे, गूगल को पैसे देकर हमारे यूट्यूब चैनल, जाहिर है वो इश्तिहार हमारे कंट्रोल में तो नहीं होते, वो गूगल देता है, लेकिन हमारे ही वीलॉग के अंदर अब हुकूमत के इश्तिहार आते हैं और जिनमें हुकूमत बताती है कि उन्होंने क्या क्या अच्छे काम किए, जो कि जाहिर है आपको पता है सब झूठ होते हैं, उनमें सच्चाई कोई नहीं होती सवाई लफाजी के और क्लेम करने के इश्तिहार में, और इनकी परफॉर्मेंस जो है वो आपको पता है वो सिफरो सिफरी है। लेकिन आपको सिर्फ ये बताना है कि जब भी आप हमारे वीलॉग में इनका इश्तिहार देखें तो आपको ये पता होना चाहिए कि हुकूमत
लगवा रही है, गूगल को पैसे देके लगवा रही है, जाहिर है हमारे पास तो कंट्रोल उसका नहीं है, लेकिन आपने खुद ही समझ जाना है उस टाइम मेरी बात को कि ये सब कुछ मुकम्मल झूठ है। मैंने कहा मैं आपको आगाह कर दूं। अच्छा जी, अगली खबर चलते हैं सीधा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, जहां पर शोएब शाहीन साहब अपना मुकदमा लड़ रहे हैं अंजम वकील साहब के खिलाफ, जिनको अंग्रेजी का सादा लफ्ज भी अदालत ने पिछली दफा पूछा था बाइस्ड का मतलब क्या होता है, तो उनको नहीं पता था। उन्होंने कहा ये कोई कानूनी लफ्ज है, मुझे इसका नहीं पता। आपको बताया था, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते, तो फिर अदालत ने उनको डांटा था कि आप इतना बड़ा इल्जाम जज पर लगा रहे हैं, कुछ सबूत नहीं है आपके पास। तो उन्होंने साथ ही दस्ती माफी मांग ली। ये उन्होंने दुरुस्त किया, ये उन्होंने मियां साहब वाला काम किया। मियां साहब भी ऐसे ही दस्ती का होता है फौरन, ये पिंडी के इलाके में दस्ती का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि काम दस्ती कर दो मतलब फौरन कर दो। तो उन्होंने दस्ती माफी मांग ली और उन्होंने कहा कि जी मुझे, मैं माफी मांगता हूं और मेरी पिटीशन वापस दे दें। अब शोएब शाहीन साहब ने बड़ा अनोखा काम किया है वहां। अनोखा काम ये किया है कि आपको पता है इन्होंने फॉर्म 45 झूठे बनाए, जाली बनाए और वही अब ये जमा करवा रहे हैं। तो शोएब शाहीन साहब ने कहा कि वो जो ईएमएस सिस्टम था, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, जो करोड़ों रुपए इलेक्शन कमीशन ने बनाए थे उस बार, मीन अदा किए थे आपके टैक्स के पैसों से, और फिर उसको पूरी तरह इस्तेमाल किया था कि नहीं, अभी तक नहीं बताते। और आपको हमने बताया था कि चौधरी साहब के दिए हुए 2 बंदे उस इलेक्शन को, एक रिटायर्ड कर्नल थे और एक इंटेलिजेंस एजेंसी से उनका ताल्लुक था, उनको वहां पर बिठाकर इस पूरे सिस्टम को मैनेज करवाया गया था। अब उस सिस्टम की खूबसूरती है, क्योंकि वो तो एक प्राइवेट कंपनी ने बना के दिया, सॉफ्टवेयर डेवलपर ने किसी ने बना के दिया, कि उसमें जब डाटा रिकॉर्ड हो जाएगा तो एक टाइम स्टैंप निकलेगी, उसमें से एक रेफरेंस टाइम स्टैंप निकलेगी कि ये डाटा इतने बजे लोड हुआ। अब जो असल फॉर्म 45 है वो तो जाहिर है जब लोड हुए उसकी टाइम स्टैंप है। अब इसलिए इलेक्शन कमीशन जो है वो असल वाले ईएमएस के जो डाटा है वो नहीं दे रहे, बल्कि हाथ से बनाया हुआ डाटा दे रहे हैं, कंप्यूटर से बाद में टाइप करके डाटा दे रहे हैं। आज शोएब शाहीन साहब ने कहा कि वो जो असल फॉर्म 45 थे, जो इलेक्शन के ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने रिटर्निंग ऑफिसर को भेजने के लिए ईएमएस के अंदर डाले थे, हमें वो डाटा चाहिए। इलेक्शन कमीशन उस डाटे को देने से भागता है, क्योंकि उस पर तो टाइम स्टैंप आ जानी है, पता लग जाना है, और पता लग जाना है कि ये जो दे रहे हैं ये तो ईएमएस का डाटा ही नहीं है, और जो ईएमएस का डाटा उसमें शोएब शाहीन जीते हुए हैं। तो जब उन्होंने लहतो लाल की, तो जो जस्टिस जहांगीरी हैं, जो आजकल अताब का शिकार भी हैं इसी वजूहत से हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप तो पार्टी नहीं है, आप पार्टी की तरह एक्ट क्यों कर रहे हैं, आप तो सरकारी इदारा है। आप नून लीग वाले रिकॉर्ड मांगते हैं, आप उनको दें, पीटीआई वाले मांगते हैं उनको दें, अदालत मांगती है उनको दें, मीडिया मांगता है उनको दें, आपको क्या तकलीफ है, आपकी पार्टी बने हुए हैं, दें इनको ईएमएस का रिकॉर्ड। और अगली पेशी डाल दी है 15 जुलाई की। अब ईएमएस का रिकॉर्ड तो इलेक्शन कमीशन मर जाएगा, नहीं देगा, क्योंकि इसमें तो सिर्फ हल्का नहीं जाना, अपनी गर्दन भी जानी है। मतलब ये कि वो तो सारी धांधली सामने आ जानी। अब मेरा ख्याल है दुम पर नहीं गर्दन पर पांव रख दिया है जस्टिस जहांगीरी के इस रिमार्क ने, ऑब्जर्वेशन ने, या जो एक रिक्वायरमेंट है अदालत की, या फैसला कह ले। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या करता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन बड़ मुसीबत में गया है। अब अगली खबर की तरफ चलते हैं, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। डिप्रेसिंग है, अफसोसनाक है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, उन्होंने ये केस की समाअत की। अतीक रहमान जो पिछले शायद 20 साल से लापता है, उनके केस का फैसला सुनाना था, जज साहब ने हाथ खड़े कर दिए। जज साहब ने जो कमेंट दिए वो सुनकर आप भी डिप्रेस होंगे, मैं भी। और उन्होंने कहा कि सबको पता है कि ये बंदा आर्म्ड फोर्सेस ने उठाया हुआ है, फैसला दे देंगे तो हम क्या कर लेंगे, हमारे फैसले को कौन सा किसी ने सुनना है, मानना है। मैं यहां से फैसला दे दूंगा, वो फैसला उसके बाद फाइल में गायब हो जाएगा। बार बार वजीर आजम को भी बुलाया, दूसरों को भी बुलाया, सेक्रेटरी दिफा को भी बुलाया, सबको बुलाया, कोई जवाब देने को कोई तैयार नहीं है, कोई तावन करने को तैयार नहीं है, कोई इस मसले को हल करने को तैयार नहीं है। सबको पता है कि ये बंदा आर्म्ड फोर्सेस ने उठाया हुआ है, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, हम फैसला सुना देंगे तो उसके बाद जज साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, उसके बाद हम पे तबर्रा शुरू हो जाएगा, उसके बाद हमारे खिलाफ झूठे रेफरेंस आना शुरू हो जाएंगे, हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आना शुरू हो जाएंगी, हमारी डिग्रियों को जाली कहना शुरू कर दिया जाएगा। सोचिए, जब एक मुल्क की एक प्राइम हाई कोर्ट जो है, जो आपके कैपिटल में बैठती है, जो आपके दारुल हुकूमत में बैठती है, वहां पर दारुल खिलाफे में बैठती है, वो बैठकर वहां पर ये सीनियर मोस्ट जजेस में आते हैं, वो एक जज साहब हाथ खड़े कर दें और अपनी अदालत की, जज साहब तो एक इंसान है ना, असल तो अदालत है, आइन है, कानून है, वो आइन और कानून की बेबसी का अपना रोना रोएं कि कोई फायदा नहीं हमारे फैसला देने का, तो उसके बाद रियासत बच जाती है, रियासत, आइन, कानून बच जाता है, कुछ रह गया वापस जिसको हमने तबाह करना है। बहरहाल अगली खबर की तरफ चलते हैं। खाबर मानिका साहब ने हस्बे तौफीक, हस्बे तवक्को, हस्बे आदत एक और घटिया एप्लीकेशन दिया अदालत में। खाबर मानिका ने यह कहा है कि एक बोर्ड बनाया जाए, मेडिकल बोर्ड, जो 2018 में बुशरा बीबी की माहवारी जो थी उसके पीरियड के बारे में डिस्कस करे। वो बोर्ड बुशरा बीबी को बुलाए, उनके मेडिकल नमूने ले, और वो मेडिकल बोर्ड जो है वो इस चीज़ को मुतय्यन करे कि बुशरा बीबी की माहवारी कितने दिनों के बाद आती थी। वाह माशाल्लाह, क्या डिस्कस हो रहा है। और पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम चैनल्स भी इसको चला रहे हैं, और पाकिस्तान की अदालत के अंदर ये डिस्कस हो रहा है। बहरहाल इस बार सलमान सफदर साहब ने और दूसरे वकला ने बहुत बेहतरीन दलाइल दिए हैं, और उन्होंने पूछा ये कि ये खाबर मानिका 2000 दिन खामोश रहा, तब इसको याद नहीं था। हमसे तो आप एक एक दिन का हिसाब मांग रहे हैं कि निकाह इतने दिनों में हुआ, इतने दिनों में, इनसे हिसाब नहीं मांग रहे। फिर उन्होंने कहा कि इन्होंने निकाहनामे की जो डेट है वो इन्होंने टेम्पर की, और ये मान गए अदालत में कि मैं फोटोकॉपी दे रहा हूं और ये डेट टेम्पर्ड है। तो जब एक डॉक्यूमेंट टेम्पर्ड है, असल डॉक्यूमेंट सामने नहीं है, तो उसको आप अदालत का हिस्सा कैसे बना सकते हैं। इस पर बहरहाल अदालत ने खाबर मानिका के वकीलों से जवाब मांग लिया है, लेकिन खाबर मानिका किसी चीज का जवाब नहीं दे सके। उन्होंने, सलमान सफदर साहब ने यह भी कहा कि गवाह के तौर पर किसको ला रहे हैं, ओन चौधरी को, जो सियासी मुखालिफ है, खुलकर सियासी मुखालिफ है इमरान खान का, क्या उसकी गवाही कबूल की जाएगी। इनके 5 बच्चे हैं जो घर के फर्द है, मामला घर का था, उनको गवाह के तौर पर ये क्यों नहीं लाए, क्योंकि कोई भी इनके हक में गवाही नहीं देगा।
बहरहाल खबर मानिका साहब और उनके वकील ने हस्बे तौफीक, जैसे मैंने कहा कि ये गंदी एप्लीकेशन दी है, गंदगी की तरफ वो फिर चले हैं। गंदा केस है, गंदी बातें होती हैं। और सलमान सफदर ने यह भी कहा कि जब सजा देनी थी तो रातों को केस सुना जाता था, अब ये भागते हैं। बहरहाल कहाँ भागेंगे, जाहिर है सच का सामना करना पड़ेगा एक दिन नहीं तो अगले दिन। अगली खबर भी इसी से रिलेटेड है। कुदरतुल्लाह जज जिन्होंने इद्दत और निकाह के केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा दी थी, उनको अब तरक्की दे दी गई है। जी तरक्की बनती थी, इतना अहम काम किया, उन्हें एडिशनल सेशन जज बना दिया गया है कुदरतुल्लाह साहब को, और उन्हें तरक्की दे दी गई है। तरक्कियां बनती हैं जिस तरह का काम उन्होंने किया है। अब ये काम करके भी तरक्की ना मिलती तो फिर बताएं और क्या होता। अगली खबर जो है वो आपके सामने रखेंगे कि 94% पाकिस्तानी, खबर पुरानी, एक दिन मेरी टीम पीछे रह गई इस खबर को देते हुए, माजरत उसके लिए। 94% पाकिस्तानी मुल्क छोड़ रहे हैं, और उसकी वजह वही है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो तकरीबन 55-60% लोग तो समझते हैं कि रोज़गार नहीं है, बुरे हालात हैं, आगे कोई फ्यूचर नहीं है, वो भी कोई 10-15% सोचते हैं। बाकी लोग जो हैं वो तंग हैं, उन्हें कोई अमन व अमान की सूरत हाल से तंग है। मतलब टोटल 94% लोग फौरी पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। अब जरा आप गौर करें, 94% लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी बनना चाहते हैं, और ओवरसीज पाकिस्तानियों को नवाज शरीफ समेत, हमारी इस्टेब्लिशमेंट समेत, मौजूदा रजीम समेत, काजी फायज इसाद समेत, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया समेत शायद पसंद कहता है। उन्हें कहता है आपको पाकिस्तान के हालात का क्या पता, आप पाकिस्तान के अंदर दखल अंदाजी क्यों देते हैं, आप बस वहां से डॉलर भेजें, ख्वाजा आसिफ बकवास करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ। और 94% पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी बनना चाहते हैं। तो आप सोच लीजिए कि जो लोग अपनी 94%, और ये 94 भी इसलिए कि बाकी 6% से पूछा नहीं होगा सही तरह, या उन बेचारों को समझ नहीं आई होगी कि पूछना क्या है, या उन्हें अंदर से पता होगा हमें, हमारे पास तो पासपोर्ट नहीं, हम तो मुल्क नहीं छोड़ सकते, हमने बाहर जाना कहाँ है, तो शायद उन्होंने इसलिए कह दिया हो। तो 94% पब्लिक के खिलाफ ये हुकूमत खड़ी है। तो ये निज़ाम, ये हुकूमत कैसे चलनी, कल ही आपको बताया था कि SIFC ने $100 अरब की इन्वेस्टमेंट लानी थी, $100 अरब की इन्वेस्टमेंट आई शून्य, बल्कि अब एक और काम हो रहा है। अगली खबर उसमें से आपको देते हैं। अखबारात में खबर लगवाई गई है कि ISFC, ये मेरा ख्याल SIFC है, SIFC की काविशों से जो पाकिस्तान है उसकी ज़राअत की एक्सपोर्ट बढ़ गई है। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। मतलब ये भी एक अच्छा तरीका है। तरक्की ना कर सको, असल में डिलीवर ना कर सको तो खबरें अच्छी लगवा दो, तरक्की करते हुए नजर तो आओ ना, तरक्की ना भी करो। हुआ क्या है आपको जिक्र बताते हैं। जो एक्सपोर्ट थी वो तो कम हुई है। एक्सपोर्ट थी 2.9 बिलियन पे पिछले साल इसी टाइम पे, अब है 2.5 बिलियन के ऊपर, डॉलर्स में कह रहा हूं। तो एक्सपोर्ट तो हो गई कम। तो फिर ये खबर क्या लगवाई गई है, आपको इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। हिंदुस्तान का जो चावल है, हिंदुस्तान ने उसकी एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाई है, क्योंकि शायद उनके अंदर, अपने मुल्क के अंदर खाने को चावल कम होगा, तो फिलहाल उन्होंने टेम्परेरी या जितने भी वक्त के लिए वहां पाबंदी लगाई है चावल को एक्सपोर्ट करने पर। अब जब हिंदुस्तान चावल नहीं भेजेगा तो आपको पता है बासमती चावल की मार्केट पूरी दुनिया में जो है वो, असल में तो बासमती पाकिस्तान में होता है, ये गुजरावाला, वजीराबाद, शेखुपुरा, ये वो बेल्ट है जहां पर बासमती होता है। लेकिन हिंदुस्तान ने भी बहुत सारे इलाकों में जो चावल पैदा करता है वो इससे मिलता जुलता है, और वो बासमती भी उसको डिक्लेयर करते हैं। और जाहिर है उनकी इंटरनेशनल इस टाइम पोजीशन भी बेहतर है, और सौदे भी ज़्यादा उन्हीं को मिलते हैं, ऑर्डर्स भी ज़्यादा उन्हीं को मिलते हैं। अब जब बासमती की दुनिया के अंदर बहुत बड़ी मार्केट है, जब हिंदुस्तान सप्लाई नहीं देगा, कहेगा हम नहीं दे रहे, तो उसके सौदे किसको मिलेंगे, नेचुरली पाकिस्तान को। तो थोड़ी सी फॉर अ टाइम बीइंग एक्सपोर्ट ऊपर होगी। अब इसमें SIFC का क्या लेना देना है हजूर, लेकिन हमने तो खबर लगानी है, हमें इससे क्या लेना देना, हम बस खबर लगाएं और आगे चलें। तो ये जनाब SIFC ने ये कारनामा दिया साल के बाद। $100 अरब तो नहीं आ सका, लेकिन हिंदुस्तान की एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी की वजह से कुछ शिपमेंट्स जो आपकी बाहर चली गई हैं उन पर पाबंदी, उन पर लगा दी कि एक्सपोर्ट बढ़ा दी, हालांकि अभी भी डॉलर टर्म में एक्सपोर्ट नीचे है, मैंने आपको फिगर बता दी। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब ने ये कहा है कि फौजी साइड, वाह वाह माशाल्लाह, ये हमें नहीं पता था कि दो साइडें हैं। उन्होंने कहा कि फौजी साइड को जब भी मैंने मशवरा दिया है, और कई दफ़ा तो मैंने डिसएग्री भी किया। अच्छा, आप डिसएग्री भी कर लेते हैं, ये मुझे नहीं पता था, लेकिन काकड़ साहब ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि फौजी साइड को जब भी मैंने कोई मशवरा दिया, और इवन कुछ बातों में तो मैंने डिसएग्री भी किया, तो उन्होंने उस बात को खंदा पेशानी से सुना। सोचें, इखलाकी इन्हतात सोचें कि ये शख्स पाकिस्तान का निगरान वज़ीर आज़म रहा है। वो आपको ये बता रहा है कि जैसे एहसान किया था मेरी बात सुन के, मान के नहीं, सुन के, सिर्फ उन्होंने मेरी बात सुनी, आगे से चपेड़े नहीं करवाई, तो ये उनकी मेहरबानी है, एहसान है। जब आपकी सोच, आप इन्हतात का लेवल ये सोचेंगे, जो शख्स आपका निगरान वज़ीर आज़म रहा है वो ये बात बता रहा है आपको कि वो सुनते हैं बात, ऐसा नहीं कि वो सुनते नहीं। मैं निगरान वज़ीर आज़म था तो मेरी बात सुन लेते थे, मैं जब मशवरा देता था तो दूसरी साइड सुन लेती थी। अगला जुमला बहुत खूबसूरत है, ये पहले ज़रा सुनिए। मुझे एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी जब भी मैंने मिलिट्री साइड को कोई इनपुट दी है, इवन कुछ फैसलों के साथ जब डिसएग्री किया है, मुझे वो अहमियत दी गई, सुना गया, और जहाँ पे रैशनल अंदाज में समझा गया कि ये बात दुरुस्त है, उस व्यू को चेंज भी किया गया है। तो आज भी मैं नहीं समझता कि इलेक्टेड हुकूमत के साथ जो है ना कोई मिलिट्री लीडरशिप का इस तरह का रवैया होगा। सुना आपने, वो आखिर पर कहते हैं कुछ चीज़ों में तो वो बात मान भी लेते थे। ये निगरान वज़ीर आज़म है, वो कहता था कि कुछ चीज़ों में जो एप्रोप्रिएट होती थी, जो चीज़ें जो हैं जिनके अंदर कोई रैशनल होता था, मतलब कि ये साहब इर्रैशनल बातें भी करते थे। ये निगरान वज़ीर आज़म मान रहा है कि मुल्क का वज़ीर आज़म इर्रैशनल बातें भी करता है, स्टूपिड बातें भी करता है, या दूसरे लफ्ज़ों में वो कहना चाह रहा है कि फौजी साइड कभी कभी बताती है कि तुम स्टूपिड बातें कर रहे हो, इर्रैशनल बातें कर रहे हो, हम नहीं मानेंगे। तो वो अपने मुंह से कह रहे हैं। ये दोबारा सुनिए आखिरी वाला जुमला, ये क्या कह रहे हैं रैशनल वाला, ये सुनिए जरा। जहाँ पे रैशनल अंदाज में समझा गया कि ये बात दुरुस्त है, उस व्यू को चेंज भी किया गया। सुना आपने, वो कहते हैं कभी कभी तो कोई बात रैशनल हो तो वो मान भी लेते हैं। ये हालात बन गए हैं। वीलॉग आगे लंबा हो जाना है, इसलिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।